Hello students, myself Kapil Joshi and of Maths Department from Resonance and आज से सबको पता है हमें कि जेई मेन 2023 का जो सेशन 2 है वो आज स्टार्ट हो चुका है और उसका पहला पेपर आज 6 अप्रैल 2023 को है। तो 6 अप्रैल 2023 को शिफ्ट 1 में जो जेई मेन का पेपर हुआ है और उस पेपर में जो बच्चे अपीयर हुए हैं उन बच्चों ने एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम देने के बाद वो रेजोनेंस इंस्टीट्यूट में आए और उन बच्चों ने अपनी मेमोरी पर आधारित जो भी वो सवाल बता पाए हमने को वो सवाल कलेक्ट किए हमने और वो जो भी सवाल कलेक्ट किए उनके सॉल्यूशंस में 1 बाय 1 लेके आ रहा हूँ आपके सामने। मैं उन सब बच्चों का धन्यवाद भी देता हूँ जिन्होंने 3 घंटे के पेपर के बाद भी रेजोनेंस में वो रेजोनेंस आए और हमारी मदद की इन सवाल को कलेक्ट करने में ना। हर बार बच्चों के सहयोग से ये काम हम पूरा कर पाते हैं अच्छी तरह से ना। तो मैं 1 बाय 1 अब इन सवालों को डिस्कस करता हूँ। जो भी हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं उनकी मेमोरी पर आधार पर उनको डिस्कस करते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पीएनसी से है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूट 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स अमंग 3 स्टूडेंट्स सो दैट ईच स्टूडेंट विल गेट एटलीस्ट 1 चॉकलेट। मेरे हिसाब से आसान सवाल की कैटेगरी में आता है ना। इसको हम करते भी हैं। 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं अपन। एक में थिंग्स डिफरेंट होती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का रूल होता है। फिर सेकेंड में थिंग्स डिफरेंट होती हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का रूल नहीं होता। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में थिंग्स आइडेंटिकल होती हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का रूल है। और फोर्थ में थिंग्स आइडेंटिकल है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का रूल नहीं होता है। तो 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं हम। तो यहाँ थिंग्स आइडेंटिकल हमारे पास है ना, आइडेंटिकल चॉकलेट्स हमारे पास हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का रूल हमारे पास है ना। और रूल क्या है कि ईच स्टूडेंट विल रिसीव एटलीस्ट 1 चॉकलेट। ये हमें रूल दिया हुआ है यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने का। बस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने मान लिया S1 S2 S3, लेट द स्टूडेंट्स आर S1 S2 S3। ये मैंने मान लिया स्टूडेंट्स S1 S2 S3 ये स्टूडेंट्स हैं और इनमें हमने 20 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। अब रेस्ट्रिक्शन क्या है, चॉकलेट्स आइडेंटिकल है, इनको कम से कम एक देना है। तो इन सबको पहले एक दे दो। जो क्राइटेरिया है वो फॉलो कर लिया हमने। अब रिमेनिंग कितनी बची? अगर मैंने एक दे दिया तो रिमेनिंग कितनी बचेंगी? 17 बचेंगी ना। तो S1 + S2 + S3 रिमेनिंग 17 चॉकलेट जो है अब मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड देयर इज नो रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आइडेंटिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, रूल नहीं हो, तो डायरेक्ट वी कैन यूज द फॉर्मूला n + p - 1 cp - 1। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं वेयर n इज द नंबर ऑफ थिंग्स आइडेंटिकल थिंग्स एंड p इज द नंबर ऑफ पर्सन्स। तो आइडेंटिकल नंबर ऑफ थिंग्स आर 17 एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स आर 3। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू विल बी 17 + 3 - 1 c3 - 1 एंड दैट विल कम आउट टू बी 19 c2। तो आई थिंक आसान सवालों की कैटेगरी में आता है ना एंड द करेक्ट आंसर विल बी 19 c2। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज से है ना। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज, ये सीरीज दिया हुआ है और इसके 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है ना। वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द nth टर्म। हमने देख लिया भाई ये AP नहीं है, GP नहीं है, AGP नहीं बन रहा है ना। जनरल टर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक बार जनरल टर्म आ जाएगा तो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा n स्क्वायर एंड सिग्मा n क्यूब फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो सबसे पहले हम क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज कर लेंगे और मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके फर्स्ट वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इट्स nth टर्म। मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या है, सीरीज की जो टर्म्स हमारे पास हैं वो 5 है, सेकंड टर्म हमारे पास 11 है, थर्ड टर्म हमारे पास 19 है, देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास 29 है एंड देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म 41 है। तो ये तो सीरीज की टर्म्स हो गई। अब मैं पहली बार डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो हम बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस निकाल रहे हैं, 6 आ जाएगा। इसका इससे डिफरेंस निकालूंगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा और इसका इससे डिफरेंस निकालूंगा तो 10 आ जाएगा और अगर मैं इसका इससे डिफरेंस निकालूंगा तो 12 आ जाएगा। अब ये डिफरेंस हम तब तक निकालते हैं जब तक या तो सारे डिफरेंस सेम आ जाए या ये डिफरेंस GP के अंदर आ जाए। ये सब पढ़ा रखा है आपको, कोई बड़ी बात नहीं, भी आसान लगा होगा आपको मेरे हिसाब से। अब हम एक बार डिफरेंस और निकाल रहे हैं क्योंकि न तो ये सारे डिफरेंस सेम आए और न ये डिफरेंसेस GP के अंदर है। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस हो गया हमारे पास, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दीज आर द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं एक बार फिर निकाल रहा हूँ तो अगर मैं इसका इससे डिफरेंस निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, फिर इसका इससे डिफरेंस निकालूंगा 2 आ जाएगा और फिर इसका इससे डिफरेंस निकालूंगा 2 आ जाएगा। अब ये सारे डिफरेंस सेम आ गए ना। बस अब कौन से ऑर्डर में आ गए? सेकंड ऑर्डर में सेम आ गए ना। बस अब हम रूल जानते ही ना कि अगर डिफरेंसेस सेम आए और वो nth ऑर्डर में आए तो सीरीज का जो nth टर्म होगा वो अगर pth ऑर्डर में आए तो p डिग्री का पॉलिनोमियल होता है वो ना। तो यहाँ p = 2 है, सेकंड ऑर्डर के अंदर हमारे पास डिफरेंस सेम आ गए। देयरफॉर इस सीरीज का जो nth टर्म आएगा
वो एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ना। तो वी कैन एज्यूम दैट द Tn ऑफ दिस सीरीज विल बी an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ये सब बता रखा है आपको ना। अब अगर ये इस सीरीज का nth टर्म है तो हमें a b c निकालना पड़ेगा ना। तो n बराबर 1 रखने पर 5 आना चाहिए, n बराबर 2 रखने पर 11 आना चाहिए, और n बराबर 3 रखने पर यानी थर्ड टर्म इसका 19 आ जाना चाहिए ना। तो अगर मैं n को 1 रखता हूँ तो व्हाट वी गेट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, अगर n बराबर 1 लिखूंगा तो t1 बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c आ जाएगा, और ये कितना आएगा 5 आएगा ना। और अगर मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो उससे आएगा 4a प्लस 2b एन प्लस c इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 11। और अगर मैं n बराबर 3 रखूँगा तो उससे आएगा 9a प्लस 3b एन प्लस c इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा ना। बस अब यहाँ से मैं ABC निकाल लूँगा और उससे nth टर्म आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है बस हमें। अगर मैं T2 में से T1 को माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 6, और अगर मैं T3 में से T2 को माइनस करूँगा तो व्हाट वी गेट 5a एन प्लस b इज इक्वल टू, दिस विल कम आउट टू बी 8। अब इनको फिर माइनस कर दो आप तो व्हाट वी गेट 2a बराबर 2, 2a बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से a बराबर 1 आ गया, और अगर a 1 आ गया तो मैं यहाँ से b निकाल सकता हूँ, b विल कम आउट टू बी 3। और अगर मैं c निकालूंगा तो c मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ चाहूँ तो, एंड c विल कम आउट टू बी 1। तो ये इस सीरीज का nth टर्म निकाल लिया मैंने। देयरफॉर Tn ऑफ दिस गिवन सीरीज विल बी इक्वल टू, तो Tn कितना आ गया बच्चों, Tn हम निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 आया हमारे पास, b इज इक्वल टू 3 आ गया, और c इज इक्वल टू 1 आ गया। देयरफॉर Tn ऑफ दिस गिवन सीरीज विल बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। पर हमें सम निकालना है 20 टर्म्स का, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। अब सिग्मा लगा के मैं सिग्मा लगा दूंगा और सिग्मा लगा के मैं कैलकुलेट करूंगा, एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड सम। तो सिंस S20 विल बी इक्वल टू सिग्मा n is equal to 1 to 20 and Tn, and what is Tn? Tn is equal to n square plus 3n plus 1। मतलब सिग्मा अप्लाई करना जानते ही हैं हम ना, और फॉर्मूला लगा देंगे। इट विल बिकम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। जब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो इट विल बिकम सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, और वहाँ 1 को मैं 20 टाइम्स ऐड कर दूंगा ना। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, फिर 3 को मैं बाहर निकाल लूँगा और सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम निकाल लूँगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और 1 को 20 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो 20 आ जाएगा ना। बस अभी ये मैनिपुलेट कर सकता हूँ मैं, और मैनिपुलेट करके कैलकुलेट कर लूँगा ना। 3 से कैंसिल कर दो, 3 से 2 साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, फिर ये 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा ना, फिर यहाँ से हम 10 कर देंगे ना। यहाँ से ओवरऑल 10 कॉमन ले सकते हैं हम चाहें तो ना। 10 यहाँ भी है, 10 का फैक्टर यहाँ भी है, 10 का फैक्टर यहाँ भी है, तो 10 मैंने कॉमन ले लिया, एंड व्हाट वी गेट 41 इंटू 7 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, दिस इज 63 एंड प्लस 2, एंड इसको कैलकुलेट करूँगा तो वी गेट 3520 विल बी द आंसर। इसको कैलकुलेट करने पर ही आ जाएगा बच्चों, 3520 विल बी द आंसर। ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से सम निकाल सकते हैं। ये जनरल टर्म निकालना सिखा रखा था आपको। ये सवाल भी मेरे हिसाब से आसान लगा होगा, जो बच्चे क्लास नोट्स वगैरह पढ़ के गए होंगे, काफ़ी कंफर्टेबल रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस से है ना, एंड इन दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम निकालना है अपने को ना। सिंपल है, अभी आसान की कैटेगरी में है, और अगर हम इसको सोल्व करना चाहूँ तो गिवन इक्वेशन इज मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और उसको लिखा मैंने 2x माइनस 7। अब या तो हम क्रिटिकल पॉइंट लें, इसके फैक्टर हो रहे हैं, x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 फैक्टर कर दूंगा, और मैं 3 केस कंसिडर करूँ, एक बार 5 के राइट में आ जाऊँ, एक बार 3 से 5 के बीच में आ जाऊँ, और एक बार लेस देन 3 वाला केस कंसिडर करूँ। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं भाई इक्वेशन मीनिंगफुल तब होगी क्योंकि अगर ये नॉन नेगेटिव है तो दिस हैज़ टू बी नॉन नेगेटिव। तो पहले तो हम कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर ना, तो 2x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी मैं बोल सकता हूँ कि x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 7/2, यानी ये ध्यान रखना पड़ेगा आपने को ना। मतलब ऐसा लिखने के बाद ये इक्वेशन मीनिंगफुल हो गई, और अगर इक्वेशन मीनिंगफुल है तो मॉड को मैं रिमूव कर सकता हूँ ना। तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस 7। बस इतना सा काम करना है, और ध्यान में मुझे रखना है कि जो कैलकुलेट करने पर आएगा उनमें से वो वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी जो 7/2 के बराबर या उससे बड़ी हैं, वो नहीं को x, क्योंकि ऐसा होने पर ही ये इक्वेशन मीनिंगफुल होगा, तभी इसको सोल्व करने का कोई मतलब निकलेगा ना। तो फर्स्ट वी कंसिडर प्लस साइन। अगर मैं प्लस साइन कंसिडर करूँगा तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर। अगर मैं प्लस साइन कंसिडर करता हूँ तो प्लस साइन कंसिडर करने पर वहाँ 2x आएगा, मैं इंटरचेंज कर लूँगा तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर
माइनस 10x, प्लस साइन लिया तो -7 आया, प्लस 22 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। और अगर मैं माइनस साइन कंसिडर करता हूँ तो -2x इंटरचेंज होकर इधर आ जाएगा, तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस साइन से वहाँ +7 आएगा और +7 से 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो लग रहा है 2 वैल्यूज यहाँ आएंगी, 2 वैल्यूज यहाँ आएंगी, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि x 7/2 के बराबर या उससे बड़ा आना चाहिए बच्चों। मतलब इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से निकालने पर इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, x - 5 होल स्क्वायर 25 आया, लेकिन मुझे 22 चाहिए, तो -3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √3। यहाँ से फैक्टर कर पा रहा हूँ एंड वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ से जो वैल्यू आएंगी एक x बराबर 2 आ जाएगी और एक x बराबर 4 आ जाएगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि x 7/2 के बराबर या उससे बड़ा होगा, तो ये सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा ना, यानी ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इस पर ये नेगेटिव आ जाएगा और ये इक्वेशन मीनिंगफुल रहेगी नहीं ना। यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, अगर मैं 5 प्लस √3 की बात करूँगा तो वो 7/2 के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन अगर मैं 5 माइनस √3 मानूँ और √3 को 1.7 भी लूँ तो बेसिकली वो 3.7 आएगा, हालांकि वो 3.7 से भी कम आएगा, 3.3 आ जाएगा अगर मैं 1.7 भी लूँ अगर √3 को, तो लेकिन वो 3.3 से भी कम आएगा, यानी वो इससे कम आएगा, तो यहाँ माइनस साइन वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। तो द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x विल बी 5 प्लस √3 एंड द अदर वन विल बी x बराबर 4। तो देयर आर ओनली 2 रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, एंड द सम ऑफ द रूट्स विल बी 4 प्लस 5 प्लस √3, that will come out to be 9 plus √3। तो वस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये भी थोड़ा आसान था, अपन प्रैक्टिस करते हैं, मोड के अच्छे खासे सवाल करते हैं क्लासेस में ना, तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। वैसे बच्चों को वो क्वेश्चन ही याद रहते हैं जो आसान होते हैं, जो अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो जो भी यहाँ बच्चे आते हैं, जो भी वो सवाल बताते हैं, उन सवालों को हम आपके सामने लेके आते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये PNC पर बेस्ड है या बाइनोमियल पर बेस्ड मान सकते हैं अपन इसको ना, इसमें NCR का यूज़ किया गया है, ये रेशो दिया हुआ है हमें, यहाँ से मुझे n निकालना है और n आने के बाद हम इस एक्सप्रेशन की फिर वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये भी आसान की कैटेगरी में है वैसे मेरे पास, मेरे हिसाब से इस 2nc3 को लिख सकते हैं ना, हमें दिया हुआ है 2nc3, दिस इज 2nc3 अपॉन nc3 एंड दिस इज इक्वल टू 10, और यहाँ से मैं n निकालूंगा और कैलकुलेट कर लूँगा, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, और सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 3 फैक्टोरियल यहाँ भी डिनोमिनेटर में आएगा, 3 फैक्टोरियल यहाँ भी आएगा, नीचे 2n - 3 भी आएगा, तो ये आ जाएगा 2n इंटू 2n - 1 और 2n - 2, और वो 2n - 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल फिर यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा ना, और यहाँ से लिख सकते हैं इसको ना, ये कितना आ जाएगा, दिस इज n इंटू n - 1 और इंटू n - 2 एंड दिस इज इक्वल टू 10। पर अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से n निकालना है ना, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों बड़ी आसानी से ना। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया और n - 1 को कैंसिल कर दिया, फिर इस n से n को कैंसिल कर दिया मैंने ना, तो व्हाट वी गेट 4 इंटू 2n - 1, नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है n - 2 इज इक्वल टू 10। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा और यहाँ से n निकाल लेता हूँ ना, हालांकि मैं चाहूँ तो एक फैक्टर और कैंसिल कर सकता हूँ, वी गेट 4n - 2 इज इक्वल टू 5n - 10, ये मैंने कैंसिल कर दिया, इसको यहाँ 5 आ गया और यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, तो वी गेट 4n - 2 इज इक्वल टू 5n - 10, दैट द वैल्यू ऑफ n विल कम आउट टू बी 8, और अगर n की वैल्यू 8 आ गई मतलब सिंप्लीफाई करके मैं रख सकता हूँ ना, इस एक्सप्रेशन में रख सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन विल बी n स्क्वायर प्लस 3n, नीचे लिखा हुआ n स्क्वायर माइनस 3n, n प्लस 4 लिखा हुआ है, तो बस n को 8 रख देंगे यहाँ पर ना, तो 8 को रखने के बाद ये 64 आ जाएगा, 64 से 24 आएगा, अगेन दिस इज 64 माइनस 24 n प्लस 4, तो ऊपर तो कितना आ गया बच्चों 88 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये भी आसान की कैटेगरी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये इंटीग्रेशन से है, ये भी क्लास इलस्ट्रेशन का सवाल है, अपने क्लास नोट्स देख सकते हैं आप है ना, ये सवाल कराया जाता है आपको बाई पार्ट्स के अंदर, और हालांकि वैसे टफ लगता है दिखने में, लेकिन अगर थोड़ा सा हिम्मत रखते हैं तो बड़ी आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो इसमें ये इंटीग्रल है, हो सकता है ये जो बच्चों ने बताया वही है, हो सकता है जैसे ये एक्सप्रेशन है बहुत सारे और लिखना पड़ा मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर, तो जो बच्चों ने बताया वही हम आपके सामने लेके आए हैं। तो इसमें क्या हमें बाई पार्ट्स का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा बच्चों। इसमें हमें दिया हुआ है इंटीग्रल, उसको मैंने आई मान लिया, एंड आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वो कितना आ गया x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x,
अपॉन x 10x प्लस 1 होल स्क्वायर, x 10x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये मुझे इंटीग्रेट करना है बच्चों। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है हमारे पास, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है x 10x प्लस 1, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव बच्चों ऊपर लिखा हुआ है, देखो आप। तो हम क्या यहाँ बाई पार्ट्स लगाएंगे, है ना। इसमें बाई पार्ट्स के अंदर इसको मानेंगे अपन डिफरेंशिएबल, यानी इसको ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लेंगे, इसको मान लेंगे इंटीग्रेबल। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो अलग से अगर मैं देखना चाहूँ कि अगर मैं इसका निकालना चाहूँ, ये समझते हैं आप, है ना, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है ना, और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास दिस इज x 10x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो सिंस नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं इसको, हम इसको ऊपर विजुलाइज कर सकते हैं और fx टू द पावर n f डैश x वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो इसके इंटीग्रल की आवश्यकता पड़ेगी अपने को ना, तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार लिखना नहीं पड़े अपने को, इसलिए इसका इंटीग्रल अलग से निकाल लिया मैंने। अब इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x 10x प्लस 1 आ जाएगा। इसका इंटीग्रल आ जाएगा x 10x प्लस 1, ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा बच्चों। अगर इसके इंटीग्रल की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका इंटीग्रल अपन ये यूज़ कर लेंगे। अब इसमें मैं बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ, इसको मानूंगा डिफरेंशिएबल और इसको मानूंगा मैं इंटीग्रेबल, और बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ। इसका जो इंटीग्रल आएगा वो अलग से दिखा दिया मैंने आपको, उसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको क्या लॉजिक लगा रहा हूँ मैंने। इसको अलग से इंटीग्रेट कर लिया ताकि बार बार हमें दिक्कत नहीं आएगी ना। अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको हम, इसको मैं आई बोल रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए ना, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन x 10x प्लस 1 होल स्क्वायर, x 10x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। बाई पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज सच, एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज सच। इसका इंटीग्रल मैंने बताया था आपको ना, इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा, -1 अपॉन x 10x प्लस 1, ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा बच्चों, x 10x प्लस 1 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव जो आएगा वो 2x आ जाएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ताकि हमारा टाइम बच रहा है या स्पेस बच रहा है, लिखने का समय भी बच रहा है हमारा ना, dx। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो फ्री हो ही गया इंटीग्रल से ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए साइन को उसमें कन्वर्ट कर दो उसको आप। तो दिस इज एक्स स्क्वायर x 10x प्लस 1, दिस इज x 10x प्लस 1, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल लिया, इनफैक्ट -2 को बाहर निकाल लिया मैंने, और ये जो हमारे पास 10x था इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो बच्चों। तो साइन कोस में कन्वर्ट किया तो साइन अपॉन कॉस आएगा, तो नीचे आ जाएगा x साइन x प्लस कॉस x आएगा, और वो कॉस x ऊपर आ जाएगा हमारे पास, एंड दिस इज dx। ये हमें इंटीग्रेट करना और बाकी। और अगेन फिर यहाँ ध्यान से अगर हम देखें तो नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्जैक्टली ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो व्हाट वी गेट, x cos x प्लस साइन x माइनस साइन x, तो साइन x तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाला x साइन x प्लस cos x का डेरिवेटिव एक्जैक्टली ऊपर लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं ln x ये बन गया fx अपॉन f डैश x बन गया, नहीं f डैश x अपॉन fx बन गया है, तो ln fx आ जाएगा ये, मतलब नेक्स्ट टाइम में हमारा आंसर आ जाएगा। तो x स्क्वायर x 10x प्लस 2 x 10x प्लस 1 एंड प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x sin x प्लस cos x प्लस c। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्या था हमारे पास ऑप्शन में, आंसर देखते हैं ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर x 10x प्लस 1 एंड प्लस 2 ln ऑफ साइन x साइन x प्लस cos x, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों उसका ना। हालांकि टफ की कैटेगरी में था, लेकिन आपके लिए जिन बच्चे जिन्होंने यहाँ पढ़ा है, क्लास नोट्स में सवाल कराते हैं इस तरह का आपको है ना, तो थोड़ा आसान लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडेफिनिट का सवाल आया है वैसे ना, अच्छा सवाल था इंडेफिनिट का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। बाइनोमियल से वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये 15 है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ, दिस इज 15, पावर इज 15, दिस इज 15। We have to find the coefficient of x to the power of 18 in the expansion of x to the power 4 minus 1 upon x cube whole power 15। इसमें हमें x की पावर 18 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो निकाल सकते हैं। इसमें वही जनरल टर्म लिख लेते हैं पहले ना। तो सिंस जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज TR plus 1 is equal to NCR into x, what is x? X is x to the power 4 whole power n minus r into a, what is a? A is minus x to the power minus 3 whole power r।
अब थोड़ा x की पावर को कलेक्ट कर सकते हैं हम चाहें तो पहले एक बार ना, तो 15c r लिखा हुआ है, ये -1 टू द पावर r को कलेक्ट कर लिया हमने ना, और x की पावर यहाँ से कितनी आएगी 60 - 4r, और वहाँ से -3r आएगी, तो x टू द पावर 60 - 7r, एंड फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18, 60 - 7r मस्ट बी इक्वल टू 18, देयरफॉर r विल बी इक्वल टू 11, 78 आएगा, कितना आएगा वो 52 नहीं, r इज इक्वल टू नॉट 11, दिस इज इक्वल टू ये 42 आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 6, तो 7r इज इक्वल टू 42 एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू 6, और अगर r 6 है तो अगर हमें x की पावर 18 का कोफिशिएंट निकालना है तो हमें इस tr+1 के एक्सप्रेशन में r इज इक्वल टू 6 रखना होगा, और जिसे मैं r को 6 रखूंगा तो ये तो बन जाएगा हमारे पास x की पावर 18, हमें तो कोफिशिएंट चाहिए, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट, ये हमारा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट हो जाएगा ना, एंड फॉर दिस वी हैव टू पुट r इज इक्वल टू 6, therefore the required coefficient of x to the power 18 is, that is 15c6 into -1 to the power 6, and that is same as 15c6, that is same as 15c6, so this will be the correct answer, 15c6 will be the correct answer. ये भी आसान की कैटेगरी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये डिफरेंशिएशन से है ना, एमओडी का सवाल भी दिया है इस बार उन्होंने डिफरेंशिएशन को, क्योंकि उसका तो यूज हो जाता है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर, तो डिफरेंशिएशन का सवाल भी आया है। 2 × x to the power y plus 3 × y to the power x is equal to 20, then we have to find the dy by dx at 2,2, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। अब वेरिएबल रेस्ट टू पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए या तो हम अलग से इसको पहले u एज्यूम कर लें, बेसिकली हमें दिया हुआ है 20 के बराबर है, दिस 2 × x to the power y plus 3 × y to the power x, and this is equal to 20, and we have to find the value of dy by dx at 2,2, तो या तो इसको मैं u एज्यूम कर लूँ, इसको मैं v एज्यूम कर लूँ, और फिर अलग से मैं u du by dx निकाल लूँ और dv by dx निकाल लूँ। ये हम जानते हैं वेरिएबल रेस्ट टू पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए ये तो हम लॉगरिथमिक अप्रोच लगाते हैं या उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये डायरेक्ट हम एक बार पावर को कांस्टेंट मान लेते हैं और एक बार बेस को कांस्टेंट मान लेते हैं, ये ट्रिक से लगा लेते हैं ना। जैसे हम जानते हैं ना y इक्वल टू fx रेस्ट टू पावर gx, इसको डिफरेंशिएट करने के तरीके अलग अलग होते हैं हमारे पास, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e रेस्ट टू पावर gx इंटू ln fx, ऐसा करके भी निकाल सकते हैं ना, ये तो सीधे सीधे लॉग ले लो आप, या इसको ऐसे लिख लो आप, या फिर ऐसा करते हैं एक बार पावर को कांस्टेंट मान लेते हैं, ये ट्रिक है डिफरेंशिएट करने की, और एक बार बेस को कांस्टेंट मान लो। डायरेक्ट मैं ट्रिक फॉलो कर रहा हूँ, कैसे भी लगाओ आंसर सेम आएगा। तो 2 तो ऐसा चाहिए हमारे पास, हमने एक बार पावर को कांस्टेंट मान लिया ना, तो y इंटू पावर में से एक कम कर दो, ये पावर का काम खत्म हो गया। अब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, अब बेस को कांस्टेंट मान लेंगे, मतलब a रेस्ट टू पावर fx का कंसेप्ट लगा रहा हूँ, तो x टू द पावर y इंटू ln x, अब y को डिफरेंशिएट करूंगा तो dy by dx आ जाएगा। ये हमने क्या किया, x टू द पावर y को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस 3 की जगह 3 रहेगा। अब सिमिलर कंसेप्ट लगा के इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वही पहले मैं x को कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो पावर को आगे ले लिया, पावर में से एक कम कर दिया, अब पावर का काम खत्म हो गया। अब मैं y को कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, तो dy by dx प्लस, अब हम y बेस को कांस्टेंट मान लेंगे, तो कितना आ जाएगा y टू द पावर x ln y, अब x को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 आ जाएगा, और डिफरेंशिएट किया है तो 20 का 0 आ जाएगा। बस मुझे कुछ नहीं करना है, x बराबर 2 रखना है और y बराबर 2 रखना है, और डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है ना। तो थोड़ा यहाँ x की पावर y है, यहाँ भी x की पावर y है, ये ऐसा आसान कर सकते हैं ना। मैंने x टू द पावर y को कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, y बाई x बचेगा, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा तो व्हाट वी गेट ln x इंटू dy by dx, प्लस यहाँ 3 लिखा हुआ है, और यहाँ से मैंने y टू द पावर x को बाहर निकाल लिया ताकि एक्सप्रेशन थोड़ा आसान आ जाएगा, कैलकुलेट कम करना पड़ेगा। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज x अपॉन y इंटू dy by dx, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, ये ln y आ जाएगा हमारे पास, बराबर 0 आ गया। बस मुझे कुछ नहीं करना है, x बराबर 2 रखना है और मुझे y बराबर 2 रखना है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों मेरे को, है ना। तो रख सकते हैं, अगर मैं x बराबर 2 रखूँगा और y बराबर 2, तो देखो ये तो आ जाएगा 2, दिस विल बिकम 2 एंड 2 रेस्ट टू पावर 2 इज 4, फिर ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूँ मैं, 2/2 से 1 आ जाएगा, प्लस ln 2 इंटू dy by dx, प्लस ln 2 इंटू dy by dx, प्लस, अब ध्यान से देखें हमें x की जगह 2 रख रहे हैं, y की जगह 2 रख रहे हैं, तो अगेन 3 इंटू 4 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट अप्लाई करता हूँ मैं, 2/2 से 1 आ जाएगा, तो वी गेट dy by dx प्लस,
ये कितना आ जाएगा बच्चों, ln2 आ जाएगा। बस अब dy बाई डी एक्स बचा मेरे पास, यहाँ से सिंप्लीफाई करके मैं dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके मैं dy बाई डी एक्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चों, और वो dy बाई डी एक्स बड़ी आसानी से निकल जाएगा और हमारा काम चल जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। तो कैसे देखो, एक तो 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 से अगर मैं डिवाइड करूँगा ना तो ये 4 यहाँ से हट जाएगा और ये 4 यहाँ से भी हट जाएगा ना। 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 4 यहाँ से भी हट जाएगा ना। व्हाट वी गेट 2 + 2 ln2 dy बाई डी एक्स। बस अब तो सिंप्लीफाई करके वैसे आप निकाल सकते हैं ना। और ये कितना आ जाएगा 3 × dy बाई डी एक्स, एंड प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 3 × ln2 बराबर 0। बस अब यहाँ से dy बाई डी एक्स को एक तरफ कलेक्ट कर लो, बाकी को एक तरफ कलेक्ट कर लो। therefore dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, therefore dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस दिस इज 2 + 3 ln2 अपॉन, and it will be 3 + 2 ln2, 3 + 2 ln2. This will be the final answer. This is the value of dy by dx at 2, 2. और ये कौन सा ऑप्शन में, -2 + 3 ln2 and 3 + 2 ln2, 2 + 3 ln2, and this fourth is the correct answer. Correct answer is 4. Now we come to the next question. इस सेट से है ना, हर साल वैसे जेई मेन में आता भी था, इस बार तो जेई एडवांस के अंदर भी है ना। कंबाइंड जो है वो 2 अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं और हमें कंबाइंड का वेरिएंस दिया हुआ है इसमें, और हमें एक G2 का जो है वो जो G2 ग्रुप दिया हुआ है उसका वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है ना। तो G1 एक जो ग्रुप हमारे पास है वो G1 है, दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है हमारे पास। तो मैंने मान लिया ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 है या 15 है, इनका जो मीन हमारे पास है वो x1 बार इज इक्वल टू द मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप G1 इज दैट इज इक्वल टू 12, और जो इस फर्स्ट ग्रुप G1 का जो वेरिएंस है वो हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ G1 इज 14। ये मैंने लिख दिया G1 ग्रुप के लिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन दे रखा है और इसका वेरिएंस दे रखा है। ऐसे एक ग्रुप G2 और हमारे पास है, इसमें भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 बच्चों हमारे पास है ना। यहाँ देखें कि भाई x2 बार इज इक्वल टू अगेन जो सेकंड ग्रुप है उसका जो मीन दे रखा है बच्चों में 14 दे रखा है ना, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ कर रखा है क्लियरली उन्होंने। और जो सेकंड ग्रुप हमारे पास G2 है उसका वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन ये 15 और 15 जो 30 डेटाज आएंगे, इनका जो कंबाइंड जो वेरिएंस है वो हमें दे रखा है ना। तो 30 ग्रुप का जो कंबाइंड वेरिएंस है, अब 2 अलग अलग ग्रुप हमारे पास हैं तो इनके कंबाइंड वेरिएंस का निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना। अलग अलग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो टाइम लगेगा, एक डायरेक्ट कंबाइंड वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ना। तो वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा इज, वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा को मैंने सिग्मा स्क्वायर मान लिया ना, तो वो फॉर्मूला होता है N1 सिग्मा 1 स्क्वायर N2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन N1 + N2 प्लस N1 N2 x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर अपॉन N1 + N2 का होल स्क्वायर। ये कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बच्चों। बस अब कुछ नहीं, हमारे पास सब है। N1 मेरे पास है, N2 मेरे पास है, x1 बार x2 बार मेरे पास है, सिग्मा 1 बार सिग्मा 1 स्क्वायर मेरे पास है, सिग्मा 2 मुझे कैलकुलेट करना है, और सिग्मा मुझे दिया हुआ है। जो कंबाइंड डेटा है उस कंबाइंड डेटा का जो वेरिएंस है वो मुझे दिया हुआ है, एंड द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा इज 13। द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा इज 13, तो ये इसका वेरिएंस दिया हुआ है। बस मुझे सब रख दूंगा, मुझे सिर्फ यहाँ से सिग्मा 2 स्क्वायर निकालना है ना। तो रख सकते हैं आप, कैलकुलेट करके देखा जा सकता है चाहे तो। 13 इज इक्वल टू, अब N1 में 15 है, ये भी 15 है, तो 15 तो मैंने कॉमन ले लिया ना। नाउ व्हाट इज सिग्मा 1 स्क्वायर? सिग्मा 1 स्क्वायर इज 14 और वो आ जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर, यही हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज N1 + N2? N1 + N2 इज 30 प्लस N1 × N2 अपॉन N1 + N2 का स्क्वायर, तो 30 × 30 लिख दिया बच्चों उसको मैंने। और व्हाट इज x1 बार माइनस x2 बार? ये -2 आ जाएगा, उसका जो स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लो बच्चों, आसानी से आ जाता है मेरे हिसाब से ना। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके देखा जा सकता है इसको। बस यहाँ से सिंपली मुझे सिंपल कैलकुलेशन करनी है, और उस सिंपल कैलकुलेशन को करके मैं जो सेकंड ग्रुप G2 था उसका वेरिएंस निकाल सकता हूँ ना। तो उसको निकालने के लिए यहाँ से देख सकते हैं अपन चाहें तो इसको देखा जा सकता है। ये 2 आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स, एंड दिस इज अगेन 2 टाइम्स, दिस इज अगेन 2 टाइम्स। तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना। तो सिंपली क्या बचा हमारे पास? 13 इज इक्वल टू 14 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2 n+1। तो 1 को इंटरचेंज किया तो 12 आ गया, फिर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 24 आ गया,
फिर 14 को इंटरचेंज किया तो कितना आ गया, 10 आ गया ना। तो वेरिएंस ऑफ ग्रुप G2 इज 10, 10 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, ये तो अगर फॉर्मूला याद है जल्दी हो जाता, अदरवाइज अगर फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हम कंबाइंड वेरिएंस का तो थोड़ा टाइम लग सकता था, अदरवाइज फॉर्मूला भी काम का है हमारे, इसका यूज़ करके बड़ी आसानी से निकाल लेते। करेक्ट आंसर विल बी 2।